एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 1 फरवरी का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने बजट के ऊपर जो की फीचर्स हमें अवेलेबल हैं फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट पे, उनकी की फीचर्स से मैंने एक वीडियो प्रिपेयर करके आपको शेयर कर दिया है। आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं और अपने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बजट के बारे में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल लेंगे, जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 23-24 सर्वे कहता है कि जो 23-24 में जो सर्वे जो हमारा जीडीपी है वो 6.5% से ग्रो करेगी। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से 6.5% पे काफी चीजें लोग बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा उसको आंक दिया है, पर फिर भी ठीक है, सर्वे के हिसाब से हम इसको लेते हैं। द पेंडेमिक इंक्लूडेड ब्लूज आर ओवर इंडिया ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट। ना वो कह रहे हैं कि जो पेंडेमिक के जो का इफेक्ट था वो अब कम हो चुका है और हम अपनी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। नीड टू स्टे विजिलेंट ऑन इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट पे हमको विजिलेंट रहना है, ऐसा हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा। सीईए जो है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड एंड पिकअप इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेयार्ड ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि सॉलिड डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना, पिकअप करना और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को पिकअप करने की जरूरत है, क्योंकि जो डिमांड जब तक ऑन पेपर्स नहीं आती है तो आप समझ लीजिए तब तक ये कहना मुश्किल है कि एक्चुअली ग्रो किस लेवल पे हो रहा है और क्या ये परसेंटेज अचीवेबल है या नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो अगर आप पूरी एनालिसिस को कर पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे की तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली किस रेफरेंस में बात हो रही है, पर ये हेडलाइन है मैं आपके साथ शेयर करी। इस पिक्चर में आप देखिए कि उन्होंने एक तरह का रिजिलियंट ग्रोथ दिखाया है जीडीपी का 6.5% पे, और एक तरह का लचीलापन है, जो ग्रोथ परसेंटेज में लचीलापन है, रिजिलियंट ग्रोथ है। और इन्फ्लेशन भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, जिसमें जो जो यही दो आप मान के चलिए कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों जो थ्रेशोल्ड के अंदर है, 4.9 हमारा रिटेल है और 5.7 डब्ल्यूपीआई है। सो ये थ्रेशोल्ड के अंदर है, ये थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग देता है, एक तरह का थ्रेशोल्ड, एक तरह का एक थोड़ा रिलैक्सेशन देता है। और हमारा जो एक्सपोर्ट कम है तो इम्पोर्ट भी कम है, जैसे कि हम पहले से रिपोर्ट्स आ रही है, पढ़ रहे हैं, तो उस लेवल पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लेकिन फिर भी जब तक हमारी डिमांड जो है डोमेस्टिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे डिमांड एनहांस नहीं होती, जब तक हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं करंट अकाउंट का जो बेसिक आधार है वो यही है कि आपका इम्पोर्ट जो है कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तभी इस चीज को हम कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, now, painting an exuberant picture of the Indian economy's prospect, thanks to new age reforms undertaken since 2014. The economic survey tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Tuesday asserted that not only were the pandemic included blues over, but the outlook for the years ahead was also rosier than the pre-COVID years. वो कह रही है कि जो कोविड के जो पैंडेमिक के जो इंड्यूस ब्लूज, मतलब जो पेंडेमिक से जो चीजें आगे हमारे सामने आई वो खत्म हो चुका है, और साथ ही साथ जो हमारा जो अब समय है वो ज्यादा बेटर है, आ गया है। और जो थैंक्स टू 2014 के जो चेंजेस हैं, जब जब उन्होंने जो न्यू एज कह रहे हैं उसको, कि जब 2014 के चेंजेस हुए उस समय से लेकर अभी तक जो चीजें हैं उसको असर्ट करते हुए ने ये बात बोली। Now, though global uncertainties are rife and world economy is slowing, the survey exuded confidence that India's GDP would grow 6.5%। समझ रहे हैं कि उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस दिखाया कि हमारी जीडीपी 6.5% से ग्रो करेगी 23-24 में, और एस्टिमेट किया बाद के साल के लिए 7%। नाउ इंडियन इकोनॉमी इन 2022-23 हैज रियली रिकूप्ड व्हाट वाज लॉस्ट। और जो पहले हमने खोया उसको हमने इसको रिन्यू कर लिया है। जो पहले की एनर्जी चली गई थी उसको री एनर्जाइज भी कर लिया है। व्हाट हैड स्लोड ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड सिंस द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। जो कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में हुआ था उसके हवाले से और जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी उसकी चीजों को हमने री एनर्जाइज कर लिया है और रिन्यू भी कर लिया है, तो हम स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। कुछ अनसर्टेन टाइम्स को मेंशन कर रहा है सर्वे। फाइनल ये आर्टिकल का ही पार्ट है, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन इसमें स्टेबल है जो हम समझ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से। याद रखिए इकोनॉमिक सर्वे से प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरे साल मेंस में आपके काम आती है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का, वो 23-24 के बाद जब उसके बाद का जब बजट आएगा अगले साल, तब तक के लिए इकोनॉमिक सर्वे वैलिड है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वाइटल रहती है पूरे साल, इसको आप मेंस के एस्पेक्ट से, प्री के एस्पेक्ट से रिवाइज कर
फैक्टर्स की प्रिपरेशन में अपने जोड़ सकते हैं। Now the final growth outcome for 23-24 could be in the range of 6 to 6-8%। ठीक है, रेंज हमें ज्यादा याद नहीं करनी, पर फिर भी जो ग्रोथ रेंजेस होती हैं याद रखनी पड़ती हैं। डीपनिंग ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमारी सिचुएशन काफी स्ट्रांग है अभी के लिए, जो ग्रोथ नंबर्स उन्होंने शेयर किए हमारे साथ। और सीईए ने कहा, एक्नॉलेज भी किया that were upside risk to commodity prices from external factors such as China rapidly restarting economic activity। और क्योंकि अब थोड़ा सा कुछ उन्होंने एक्नॉलेज किया अपसाइड रिस्क, जो कमोडिटी प्राइसिंग का जो अपसाइड रिस्क है, मतलब प्राइस इन्फ्लेशन की बात करी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर से, उसमें उसके हवाले से कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि और हमको अपना अपना जो कैड है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको मेंटेन करने के लिए वेल बिहेवियर भी करना है, उसमें आंखें रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना ने फिर से अपनी इकोनॉमी को शुरू कर दिया, अपने दरवाजे खोल दिए, तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। ऐसा सर्वे जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, वही रेफरेंस यहाँ वो ले रहे हैं। नाउ इन्फ्लेशन नो डिटरेंट। अब वो कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे गिरा है, तो हमारे लिए ये अब इन्फ्लेशन की जो फिलहाल के लिए सिचुएशन बेटर है। और सेंट्रल बैंक एस्टिमेट टू 6.8% रिटेल इन्फ्लेशन फॉर 22-23 इज आउटसाइड इट्स टारगेट रेंज। और ये 6.8 को 22-23 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है, एस्टिमेट किया है। But at the same time, it is not high enough to deter private consumption and also not so slow as to weaken the inducement to invest। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टारगेट है ये थोड़ा सा अपने जो रेंज से बाहर है, जो रिटेल इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक ने एस्टिमेट किया है 6.8%, क्योंकि हम सब जानते हैं वो 4 से 6% का है, बट 6.8% थोड़ा सा आगे है। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट हाई इनफ टू डेटर प्राइवेट, लेकिन इतना नहीं है कि वो प्राइवेट कंजम्पशन को डेटर कर सके, रोक सके, एंड ऑल्सो नॉट टू स्लो एट द वीकेंड द इंड्यूसमेंट, पर इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं इससे भी हम मैनेज कर ले जाएंगे। वी एक्सपेक्ट दैट एट द ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन as the IMF and the many people project, the commodity price should retreat on the back of the monetary tightening। तो अगर उन्होंने बोला कि स्लो डाउन अगर बढ़ता है विश्व ग्लोबल इकोनॉमी में, और जैसा कि IMF की MD ने भी कहा था, तो हम मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ या हम जा सकते हैं। टाइटनिंग का मतलब होता है कि जहां पे हम परसेंटेज इन्फ्लेशन को कम करने के लिए परसेंटेज इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, जहां पे हम मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा RBI क्या करती है, बाजार से पैसा उठाती है। कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, FD ले आएंगे, कुछ पेपर्स ले आएंगे, जिसको खरीदने से आम जनता अपना पैसा RBI को वापस करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, साथ ही साथ हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है RBI, जिससे जो मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है वो RBI के पास आ जाए, और इसे कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मतलब उसका यही है। एज ऑफ नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी लुक्स सेट टू अवॉइड अ फुल फ्लेज फॉर्मल रिसेशन। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन भी आया था कि अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें कुछ अलग नंबर्स हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितना प्रोडिक्ट कर रहे थे कि रिसेशन आ रहा है और बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रहा है, उस हद तक नहीं आया है, ऐसा डिस्कशन कहता है, एक्सपर्ट डिस्कशन कहता है। ना वो कह रहे हैं एज ऑफ नाउ यूएस इकोनॉमी लुक सेट टू अवॉइड अ फुल फ्लेजेड फॉर्मल रिसेशन। मतलब उसने यूएस इकोनॉमी ने उसको अवॉइड कर दिया, मतलब somehow it is avoidable, तभी तो किया है। And therefore this January already we have seen crude oil price and industrial metal price are higher than they were at the end of December। ठीक है, ये भी बात है। तो अवॉइड तो किया है, लेकिन प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस और रशिया के वॉर की वजह से कई चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें क्रूड ऑयल भी है, फूड प्राइसेस भी हैं, जिसे कहते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो चीज है होती है, जो बेसिक चीजें हैं महंगी हो रही हैं, तो वो तो चल रहा है, तो एक अनसर्टेनिटी भी है, और साथ ही साथ थोड़ा तो रिसेशन का थोड़ा रिलैक्सेशन भी है कि उस लेवल से नहीं आया है। तो दोनों बातें यहाँ मेंशन हो रही हैं। नाउ इकोनॉमी टू ग्रो 6.5% 23-24 सर्वे कहता है, तो मॉनेटरी एंड फिजिकल अथॉरिटीज विल नीड टू स्टे प्रोएक्टिव एंड विजिलेंट ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ लिया हमने। अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को, इन्फ्लेशन को देखते रहना है, अपनी चीजों से हटना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं है कि क्या होने वाला है। रशिया और यूक्रेन वॉर के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके हवाले से। ना इंट्रेंच्ड इन्फ्लेशन में प्रोलॉन्ग द मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल एंड कीप बोरोइंग कॉस्ट हायर फॉर लॉन्गर। सो वो चीज कह रहे हैं कि अगर हम इंट्रेंच करते हैं इन्फ्लेशन को थोड़े लंबे समय के लिए बढ़ता है, तो मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल का मतलब वही चीज जो मैंने समझाई अभी आपको, कि वो साइकिल एंड कीप बोरोइंग कॉस्ट हायर फॉर लॉन्गर। बोरोइंग कॉस्ट हायर रहेगी, मतलब लोन महंगा हो सकता है।
जब लोन महंगा हो जाएगा तो कम लोग लोन लेंगे ना, और मार्केट में कम पैसा आएगा, तो इससे कहेंगे मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये स्लो डाउन बढ़ा तो। द सर्वे एडमिटेड बट इवन अ लो ग्लोबल ग्रोथ सिनेरियो विल प्रेजेंट टू सिल्वर लाइनिंग, दो सिल्वर लाइनिंग्स भी है इंडिया के पास। क्या? लो ऑयल प्राइसेस, क्यों लो ऑयल प्राइसेस और बताते हैं, एंड बेटर करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन। सीएडी की सिचुएशन तो इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ बेटर प्राइसेस, लो ऑयल प्राइसेस क्यों है? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो अपना जो तेल है वो इधर उधर के देशों को कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ले लो, जिसमें चाइना भी आते हैं, इंडिया भी आते हैं, और इसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस है, प्राइसिंग है, वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। तो एक थोड़ी सिल्वर लाइनिंग हमारे पास ये है, और कैड के नंबर जैसे सर्वे कह रहा है कि कुछ बेटर है। नथिंग दैट सक्सेसिव स्टॉक्स ओवर रिसेंट ईयर सच एज आईआरएफएस कोलैप्स, कोविड-19, ठीक है, तो ये पुरानी चीजें रेफर कर रहे हैं, बट हमारी समझने वाली बात क्या है फिलहाल के लिए कि ऑयल प्राइसेस कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, लेकिन सर्वे कहता है कि बेटर है, तो बेटर उसको कंसिडर करते हुए पॉलिसी में आगे लेकर के भी आएंगे ना। अब कह रहे हैं कि ओवर द मीडियम टर्म द सर्वे सजेस्ट दैट द ग्रोथ रेट कुड बी अराउंड 6.5 और साथ ही पोटेंशियल टू गो 7 to 8%। ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है एक्सपर्ट्स को, पर ठीक है। वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिस्टोरिंग फिस्कल कंसोलिडेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, प्रीम पूछा गया भी है, पूछा जा भी सकता है। कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है, जैसे कहते हैं कि जैसे अगर आप दोबारा दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। जिसमें पहला वर्ड आता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डेफिनेशन निकाल के रख लीजिए। उसके बाद फिजिकल फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारा कैड क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार दिमाग सर्वे और जैसे ही बजट आता है तो दिमाग में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। सो कह रहे हैं कि हमको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की ओर और साथ ही साथ फिजिकल कंसोलिडेशन पर ध्यान देना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो जो बाहर के देशों में हो रहा है, उससे आपकी कंट्री भी इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं मैक्रो। और जो आपके देश के अंदर हो रहा है वो कहलाया जाता है माइक्रो। जो प्राइस प्राइस के जो चक्कर चला ना, प्राइस इन्फ्लेशन है, या आपका इंटरनल जो चीजें हैं, डिमांड सप्लाई है, वो माइक्रो में आता है। और जो बाहर के देशों से जो आपके कंट्री से बाहर का एनवायरनमेंट है, जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है। कह रहे हैं उसको सब्जेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और फिजिकल कंसोलिडेशन। तो कह रहे हैं कि 7 to 8% तब अचीव कर सकते हैं जब बाहर का वातावरण ठीक हो, स्टेबल हो, और साथ ही साथ फिजिकल कंसोल का मतलब होता है कि जो हमारे पास खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो हम कुछ सब्सिडी में कटिंग करेंगे, कुछ खर्चे में कटिंग करेंगे, उसे कहते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। अगर वो कर पाए ठीक से हम, और बाहर का एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है, तो हम 7 से 8% तक का जो ग्रोथ है वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा हमारा इकोनॉमिक एडवाइजर या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है। सर्वे में क्लियरली मेंशन है ये चीज, मैंने बजट में भी ये चीज मेंशन है, मैंने आपको उसमें, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले उन्होंने चीज मेंशन करी है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और फिजिकल कंसोलिडेशन दो टर्म्स हैं, और इसको पूछा भी जा सकता है, प्री में बड़ी बात नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद वो कह रहे हैं कि इवन विदाउट एक्सपोर्ट ग्रो किकिंग इन वी कैन स्ट्राइव फॉर बी एबल टू अचीव 8% ग्रोथ, ठीक है। उसके साथ टू अ क्वेरी ऑन वेदर द रिफॉर्म ऑन सक्सेसिव शॉक्स द इकोनॉमी रेफर टू बाय द सर्वे। इन्होंने कहा कि जो हमारा जो उन्होंने इस क्वेश्चन पूछा गया उनसे जो डीमोनेटाइजेशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ समय के लिए था, उसमें उसका ज्यादा इम्पैक्ट उनके डिसीजंस पे नहीं आया है और रिफॉर्म्स पे नहीं आया है, तो उसको यहीं पे उन्होंने रोक दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल खत्म हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल आईएमएफ की रिपोर्ट, जो आईएमएफ ने जो डिटेल्स दिए हैं उसके बारे में है कि आईएमएफ रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ आउटलुक एट 6.8% एंड 6.1% फॉर फाइनेंशियल 22-23। मतलब 23 में वो कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ 6.1% हो सकती है, ये आईएमएफ ने कहा है। हम क्या आंक रहे हैं कि हमारा परसेंटेज कितना जाएगा, 6.8%, और हम शायद 7 से 8% को अचीव कर सकते हैं, ये भी अभी हमने समझा। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ अटैच किया है कि आप समझ सकेंगे एक्चुअली कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो 6.1% 23 के लिए 22 निकल ही गया। सो द IMF on January 31st said it is expecting some slowdown in the Indian economy next fiscal year and projected the growth at 6.1% compared to 6.8% during the current fiscal ending, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमने जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, वो इंडिया के लिए स्टेबल रखे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF on Tuesday released a January update for its world economic outlook,
उसमें उन्होंने कहा एज पर विच ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 3.4% जो 22 में था टू 2.9% 23 में और राइज टू 3.1% 24 में। सो ऐसे उन्होंने नंबर्स दिए हैं कि जो इनका ग्लोबल ग्रोथ के नंबर्स दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि आईएमएफ ऑन ट्यूसडे रिलीज जनवरी अपडेट ऑफ इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ रिलीज करता है, ये भी प्री में पूछा गया, भूलिएगा नहीं। और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, उसकी भी रिपोर्ट आती है, वो अलग है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के हिसाब से बोला है। ओके और इसके साथ वो बोल रहे हैं कि हमने अपने नंबर्स इंडिया के लिए चेंज नहीं किए हैं, हाँ, लेकिन इंडिया का जो प्रेजेंस है उसके हिसाब से डेटा उन्होंने रिलीज किया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया नीड्स एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंस टू अचीव क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस ऑन एमिशन। ये भी सर्वे का ही एक पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि आज हिंदू में बहुत सारे सर्वे से जुड़े हुए के न्यूज आए, आर्टिकल आए हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर भी है। नाउ एडवांस इकोनॉमीज शुड सेट एग्जांपल्स। अभी ये सर्वे कहता है कि एडवांस इकोनॉमीज को, जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, शुड सेट एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसी एंड बिहेवियरल चेंजेस टू बी इम्प्लीमेंटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। उनको अपनी पॉलिसीज में ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करने चाहिए अपने बिहेवियरल चेंजेस में टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंट किए जाएं कहाँ, डेवलपिंग इकोनॉमीज में या कंट्रीज में। ऐसे कुछ एग्जाम्पल एडवांस इकोनॉमीज को सेट करने चाहिए। Now, for India to meet its international obligation on curtailing greenhouse gas emission, it must have access to one-time climate finance, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्पज से भी और प्री के पर्पज से भी, काफी पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का समरी है, लेकिन हर पॉइंट पे एक प्री का सवाल बन सकता है। इस आर्टिकल का पोटेंशियल ये है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहले तो एडवांस इकोनॉमीज कौन सी है, उसके साथ वो किस बात को हाईलाइट कर रहा है, उसको समझना जरूरी है। ये तो क्वालिटी है पेपर पढ़ने की। क्वालिटी अगर पेपर हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो आधा सवाल क्वेश्चन पेपर हमारा ऐसे ही तैयार हो सकता है। Now, for India to meet its international obligations, जो international obligation है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के, on curtailing GGE, it must have access to one time climate finance। आपको याद होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड को पता है आपको, तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड भी ग्रीन क्लाइमेट को या फिर उसकी एमिशन को कम करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये प्री में पूछा भी गया है। सो ग्रीन क्लाइमेट फंड की यहाँ बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं हैव टू एक्सेस वन टाइम क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि जीसीएफ जो है वो एक पार्ट है, ग्रीन क्लाइमेट का एक पार्ट है। ऐसे और भी इनिशिएटिव है जो हेल्प करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन जीसीएफ भी उसमें से एक चीज है। Now, advanced economies ought to set examples of policy and behavioral changes। ठीक है, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि वो अगर बड़े देश ऐसा करेंगे तो छोटे देशों को भी उसका फायदा मिल सकता है। Now, more importantly, the global climate agenda will advance if and advanced countries can set example of policy and behavioral changes। ये तो हमने समझ लिया। उसके साथ वो कह रहे हैं कि इंडिया ने भी एक लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट एक इनिशिएटिव चालू किया है। इंडिया ने लेवल पे उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोमिसेस हैं ग्रीन हाउस को लेकर के उसको हमें मीट करना है, इसलिए हम काम तो कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया को सपोर्ट मिल जाए रिच कंट्रीज से तो ये चीजें और बेटर हो सकती हैं, और जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए जरूरी है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े देश हैं वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अगर वो हम लोग को भी सपोर्ट करें या उन देशों को सपोर्ट करें जो वाकई कुछ रिमार्केबल करना चाहते हैं, तो काफी बड़े नए बदलाव आ सकते हैं। नाउ जब इसको मैंने एक्सप्लोर किया जीसीएफ को, जिसको बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इनकी वेबसाइट पे ये मिला है। उसमें लिखा है कि जीसीएफ इज मैंडेटेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू मिटिगेशन एंड 50% टू एडेप्टेशन इन ग्रांट इक्विवेलेंट। मतलब अपने जो रिसोर्सेज को जीसीएफ का मैंडेट है कि 50% रिसोर्सेज को वो इन्वेस्ट करेंगे या देंगे टू मिटिगेट एंड 50% टू एडेप्टेशन इन ग्रांट इक्विवेलेंट। At least half of its adaptation resources must be invested in most vulnerable countries, जैसे SIDS, LDC और अफ्रीकन स्टेट। मतलब इसे बोलते हैं कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज। SID का मतलब होता है आइलैंड कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, आइलैंड कंट्रीज में जहाँ पे इन्वेस्ट करने से रिजल्ट्स आ सकते हैं, और अफ्रीकन स्टेट्स के नाम लिए गए हैं। तो इनमें इन्वेस्ट करना, जिसे बोलते हैं कि वल्नरेबल कंट्रीज हैं जो ज्यादातर इफेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंजेस से, उनमें इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मैंडेट है जीसीएफ का। The GCF programming strategy recognizes that we must scale up both mitigation and adaptation efforts। तो यहाँ ये हम उनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है, और भी कई चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो जीसीएफ को आप यूज कर सकते हैं प्री के पर्पज से और मेन के पर्पज से पूछा जा सकता है।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है ओनली फैमिली कोर्ट्स कैन इशू खुला सर्टिफिकेट्स टू मुस्लिम वुमेन हाई कोर्ट। ध्यान दीजिएगा कि जो खुला एक प्रोसीजर है मुस्लिम कम्युनिटी में, जहां पर फीमेल जो है वो खुद से इनिशिएट करती है अगर उसे सेपरेट होना है किसी मैरिज के लिए। तो इसमें वो हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम वुमेन कैन अप्रोच ओनली फैमिली कोर्ट्स एंड नॉट सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडी सच एज शरीयत काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू मेंबर ऑफ जमात इन ऑर्डर टू सीक खुला। मतलब आप किसी सेल्फ प्रोक्लेम या सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडी के पास नहीं जाएंगी उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए। और जिसे खुला का मतलब डिवोर्स है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज हेल्ड, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। तो आप किसी फैमिली कोर्ट के पास ही जाएंगे और तभी आपको, क्योंकि ये जो जो सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं प्राइवेट बॉडीज वाले, वो इनवैलिड होता है, वो वैलिड नहीं है लॉ की निगाह में। तो इसलिए जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो इनवैलिड हो जाएगा। अभी इसमें कुछ ये मद्रास हाई कोर्ट ने इस बारे में बोला है। वैसे भी खुला के लिए और साथ ही साथ अडल्ट नॉन अडल्ट मैरिजेस जो हो रही हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी प्ली पेंडिंग है और उस पर सुनवाई हो सकती है। पर फिलहाल के लिए एक बड़ी चीज ये मद्रास हाई कोर्ट ने, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आगे इसमें और भी चीजें जुड़ सकती हैं। तो इस सोशल इश्यूज वाले में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा। जिसमें ट्रिपल तलाक तो हम लोग कर ही रहे हैं, ट्रिपल तलाक तो है ही, उसके साथ ही खुला वाला भी उसी में चला जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसको हम यूज कर सकते हैं और होगा ही होगा, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल है स्नेक्स क्लेम मोर ह्यूमन लाइव्स देन वाइल्ड एलिफेंट्स एज केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जहां पे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है साउथ में बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एलिफेंट्स के नंबर्स अभी बहुत से आर्टिकल आए जा रहा है कि वहां पे एक एलिफेंट है, उसके नाम को भी रेफर कर रहे हैं कि बराबर वो कहीं पे खेतों में चला जाता है या फिर ह्यूमन मेड इलाकों में जाके वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। तो इस तरीके से ये पिक्चर ये दिखाती है कि एक्चुअली ये जो ये हर चीज मैन मेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो एनिमल अटैक्स हैं उनसे ह्यूमन डेथ के नंबर्स बढ़ते हैं, ये देखने वाली चीज है। जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्नेक्स हैं, उसके बाद एलिफेंट है, वाइल्ड बोर, गौर, टाइगर, लेपर्ड। सो ये सारी चीजें आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि एक्चुअली किससे किसकी डेथ हो रही है, लेकिन फिर भी एक नंबर्स दिमाग में आप रख सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में अगर सवाल बनता है तो आप उसको मेंस में लिख सकते हैं। कि वैसे जो नंबर्स अभी तक देखने में आ रहे हैं, आप देखिए 2016-17 से लेकर के 21-22 तक के नंबर हैं, जिसमें 88 से लेकर 50 नंबर्स तो कम हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एलिफेंट के नंबर्स यहाँ पे 12 थे जो और 25 हो गए, मतलब यहाँ पे अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो अभी हम देख भी रहे हैं कि वायनाड में, केरला में कई जगह ऐसी जहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने की बात है और वहां पे उनके नेचुरल हैबिटेट भी खराब किए जा रहे हैं, तो वहां पे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है। तो उस केस में इस आर्टिकल को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअली तो नहीं पूछा जाएगा कि स्नेक के काटने से कितने लोग मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है कि डोवाल सलिवन होल्ड टेक टॉक्स इन यूएस, जयशंकर मीट्स न्यूलैंड इन दिल्ली। सो ये जो ये जो आर्टिकल है एक बैकग्राउंड तैयार करता है हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में, जिसमें हमारा GS3 का पार्ट काफी हद तक कवर होता है। तो ये हमारे अजीत डोवाल हैं, उनकी बात हुई यूएस से, टेक टॉक्स में बात हुई, और वो जो संस्था उसका नाम अब देखेंगे। और जयशंकर मीट्स न्यूलैंड इन दिल्ली, तो ये दोनों आर्टिकल मर्ज होके, दो न्यूज मर्ज होके बनी है। Now, at talks in Delhi and Washington, Indian and US officials set the stage for three Modi-Biden meeting this year. 3 जो मीटिंग होनी है मोदी मोदी जी की और बाइडेन की, उसका आधार तैयार करते हैं ये जो बातचीत हो रही है। At the G7 and Quad meets this summer, followed by the September G20 summit in India. NSA attends USIBC in Washington. ठीक है, सो आगे देखते हैं। नाउ नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल met with US counterparts Jake Sullivan and other senior officials Washington on Tuesday को मिले, ये Tuesday की न्यूज है Washington से, during the inaugural initiative on critical emerging technologies dialogue, ICET का डायलॉग हुआ, इसमें अजीत डोवाल मिले मिस्टर जेक सलिवन से, which was announced last year. ठीक है, the ICT launched during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and US Joseph Biden at the Quad meeting in Tokyo last May. ठीक है, ये लॉन्च हुआ था। It's being run by the National Security Council of the two countries. ठीक है, that's fine. And the meeting in Washington coincided
with the visit of U.S. Undersecretary of State Victoria Nuland to Delhi on Tuesday, where she met External Affairs Minister S. Jaishankar and Foreign Security Vinay Kwatra interaction. ये जो समझना जरूरी क्यों है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी न्यूज कहाँ बनी और उसका शुरुआत कैसे हुई थी, इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और आईसीईटी डायलॉग को याद रखिए, कभी कभी ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं कि क्या है, डायलॉग है कि ये ट्रीटी है कि क्या है, तो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, सो ये जो दोनों चीजें हुई, दैट विल सेट द स्टेज फॉर विजिट बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इन मार्च, फॉलोड बाय द मिस्टर बाइडेन सितंबर, बोथ फॉर G20 इवेंट्स। ठीक है, G20 के लिए हम जानते हैं तो सब चीजें धीमे धीमे हो रही हैं और G20 के इवेंट्स में सम अप हो रही हैं। नाउ फोकस ऑन साउथ एशिया। इसमें जो बातचीत ये हो रही है कि इन द स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द मीटिंग, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो दिल्ली वाला जो है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस बात को मेंशन किया that the both sides had focused on regional development in South Asia, Indian Ocean region and Indo-Pacific। ठीक है, करेक्ट है। तो समझना जरूरी है कि इंडियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन ओशन रीजन क्या इलाका है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडो पैसिफिक इलाका क्या है, वहाँ कौन कौन से ट्रीटी हैं, पैक्ट हैं, डायलॉग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अपने आईआर के हवाले से, और साथ ही साथ GS3 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ दे टुक स्टॉक ऑफ अ नंबर इनिशिएटिव एंड फ्रेमवर्क दैट रिफ्लेक्ट कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग क्वाड, I2U2, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो क्वाड क्या है, I2U2 क्या है, इंडो-पैसिफिक क्या है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। इसलिए ये आर्टिकल आपके बैकग्राउंड को स्टेबल करता है। जब भी ऐसा आर्टिकल आप पढ़ें, अपने नोट्स को रिवाइज करें, अपडेट करें, ताकि नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है उसमें आप उसको क्लब कर सकें। ओके, और जो बात हुई है दिल्ली वाली मिस्टर जयशंकर के साथ, उसमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप 23 को भी उस डिस्कशन को भी इसमें ऐड किया गया है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप 23 एडिंग दैट द यूएस लुक्ड फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट ऑन ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग G20 में फ्लू टू दिल्ली। ठीक है, ओके, नाउ अब समझते हैं कि एक्चुअली इंडो पैसिफिक जो डायलॉग है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। इंडिया है, जापान है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, और साथ ही साथ जिसको हम डायलॉग कॉमनली नोन एज क्वाड, जिसको क्वाड कहते हैं, एंड समटाइम्स इनकरेक्टली रिफर टू एज अ सिक्योरिटी डायलॉग। ये सिक्योरिटी डायलॉग नहीं है, इज अ मल्टीलेटरल डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस। ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड है, और इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को क्वाड कहते हैं, पर ये सिक्योरिटी डायलॉग नहीं है, दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, पहले तो होगा क्वाड। अब समझते हैं I2U2। I2U2 often known as the West Asian Quad is an acronym of representing India, Israel and United Arab Emirates and the US। इन सारे देशों से मिलकर बना है I2U2। और एम क्या है, the countries have jointly designated 6 areas of cooperation with the goal of promoting collaborating investment in water, energy, transportation, space, health and food security। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। इनका एम ये है, मतलब इस कहना चाहिए I2U2 का जो है इनका एम ये है। ठीक है, नाउ द अब्राहम अकॉर्ड्स रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ I2U2 इन अक्टूबर 2021। अब्राहम अकॉर्ड्स जो हुआ था 2021 में, उसका रिजल्ट है I2U2 इन अक्टूबर 21। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, ये प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे टर्म्स आते हैं तो प्री में जरूर पूछे जाते हैं, बेशक उनका उस वक्त मेंस के पर्पज से कोई बड़ी चीज नहीं बन रही है, पर प्री के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे देश कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, इंडिया, इसराइल, UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उसके साथ ही जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, उसमें देश हमारे आते हैं अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक के देश आते हैं। तो ये रेड वाला इलाका है, यहाँ पे पैसिफिक के इलाके हैं, जिसमें इंडियन ओशन वाला ये है, और ये वाला इलाका हमारा आता है अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट वाला। तो याद रखिएगा, ये जो रीजन है ये इंटरनेशनल डायलॉग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको आप कवर करिए और उसके देशों को याद रखिएगा। कभी कभी प्री में पूछे जाते हैं, जैसे कि आसियान के देश पूछे जाते हैं, उनमें से ये देश भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्लब भी कर देते हैं कि आसियान में और सार्क में इनमें से कौन से देश नहीं हैं, या फिर आसियान और सार्क में इनमें से कौन से देश हैं, या फिर इंडियन ओशन रिम में कौन से इलाके आते हैं, कौन से ओशंस आते हैं, इस तरह के सवाल बीच में आते हैं। नाउ हेल्प विद अल्टरनेटिव्स, इस आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। द मिनिस्ट्री डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑन वेदर मिस न्यूलैंड, हु हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द यूएस रिस्पॉन्स टू रशिया ओवर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और ये मिनिस्ट्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मिस न्यूलैंड हु हैज बीन, जिन्होंने
मिस लूना ने इस बात पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि जो रशिया का इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को यूक्रेन पे जो इन्वेजन चल रहा है रशिया का, उसको लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया, इसके बारे में मिनिस्टर ने कुछ नहीं बताया। एंड मिस नूलैंड, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये जो पैराग्राफ की पंच लाइन है, मिस नूलैंड हैड होल्ड यूएस लॉ मेकर्स एट अ सेनेट फॉरेन रिलेशंस ब्रीफिंग अहेड ऑफ हर विजिट दैट पार्ट ऑफ हर रोल वाज टू, उन्होंने कहा कि अपने लॉ मेकर्स को कि जो फॉरेन रिलेशन ब्रीफिंग में उनका मेन रोल क्या है, मेन रोल जो उनकी बातचीत हुई तो मेन रोल क्या है, हेल्प इंडिया विद अल्टरनेटिव्स टू द 60 years of entanglement with Russia, रेफरिंग टू इंडियाज मिलिट्री एंड एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशियन सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, मतलब यूएस का जो अब झुकाव है वो इस बात पे है कि रशिया से जो हमारा 60 साल पुराना इंटेंगलमेंट है, जो रिलेशनशिप है, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव उनको दिया जाए, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि इंडिया का झुकाव बहुत समय से रशिया की तरफ था, हम सब जानते हैं पंडित नेहरू की समय से, और जब जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ तब से लेकर आज तक, तो यूएस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दो मेजर पावर्स अभी तक अपने को डिक्लेयर करती रही, यूएस और रशिया, और अगर रशिया को सपोर्टर है तो यूएस खुद चाहेगा कि उसको कोई अल्टरनेटिव दिया जाए जिससे उनकी सप्लाई डिपेंडेंसी और मिलिट्री डिपेंडेंसी कम हो सके। तो ये चीज जो है, इसका जो इस बातचीत का जो मेन जो फोटे था वो ये था, ये चीज मेंशन हुई है इस आर्टिकल में। तो रिमूविंग बैरियर्स, तो उसमें कह रहे हैं कि आईसीईटी इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन हाउ टू रिमूव बैरियर्स इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड को प्रोडक्शन इन द एरियाज ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ऑलराइट, okay. Now next article है core sectors grew 7.4% in December, fastest pace in 3 months. तो core sectors क्या होते हैं? क्रूड ऑयल, कोल, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट। इससे प्रीवियस सवाल पूछा भी गया है। ऐसी चीज पूछी नहीं जाएगी कितना नंबर, क्या नंबर्स कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कोर सेक्टर होते क्या है, ये नहीं पूछा सकता, और मेंस के पर्पज से आपका जो इकोनॉमिक सर्वे के आसपास से सवाल क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं जीएस में, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आईएमएफ अप्रूव्स 4.7 बिलियन सपोर्ट लोन पैकेज फॉर बांग्लादेश। तो अभी जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि एशियन ये कोविड के बाद से जो जो रिसेशन की बात होती रही है, उनमें कई देशों पे प्रभाव आया है, तो उसमें अब ये नया बेल पैकेज है आईएमएफ की तरफ से बांग्लादेश के लिए। So has approved 4.7 billion support loan package for Bangladesh to help it cope with soaring energy and food costs. देखा, एनर्जी मतलब फ्यूल और फूड कॉस्ट, जो बात पहले भी हो रही थी, have sparked huge protest. Bangladesh and other South Asian countries dependent on fossil fuel imports were hit hard by sharp cost of living increases following Russia's invasion of Ukraine. तो जो रशिया इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में, उसके बाद के नेगेटिव इफेक्ट हैं, जिसमें से ऑयल प्राइसेस, मतलब एनर्जी प्राइसेस और फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और बांग्लादेश जैसे देश में वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, महंगाई बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड इंडिविजुअल नीड्स टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना पैसा जिससे अपनी जिंदगी आप चला सको, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आगे बढ़ा सको, वो कहलाई जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, हर देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। तो ये पिक्चर मुझे मिली है गूगल से, इसमें जो मेरी सोर्स है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, उसमें मेंशन किया गया कि चीपेस्ट शहर कौन से हैं विश्व के, जिसमें आप देखेंगे कजाकिस्तान, फिर है हमारा नाइजीरिया, फिर है इंडिया का बैंगलोर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान कराची, अल्जीरिया, इंडिया का चेन्नई भी है, मुंबई भी है और दिल्ली भी है। मतलब हमारे 4 शहर हैं, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। मतलब अगर आप नंबर्स की बात करें तो ये चीपेस्ट शहरों में से एक है। फिर भी हम अगर देखें कॉस्ट ऑफ लिविंग का प्रभाव हमारे देश में भी देखा जाता है ना। एक्सपेंसिव देशों में कौन से हैं? सिंगापुर है, हांगकांग है, ज्यूरिक, टोक्यो, ओसाका, सियोल और जिनेवा। ठीक है, ये अभी का नंबर्स नहीं है, जिस फॉर रेफरेंस मैंने यूज किया है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी चीपेस्ट सिटीज कौन सी हैं विश्व की। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग में अगर देखें तो पूरे ग्लोब में आप नंबर्स देख सकते हैं। हमारा नंबर क्या है? 119वां है कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में। द लीस्ट एक्सपेंसिव टू लिव इन विद द लोएस्ट कॉस्ट फॉर ईटिंग इन रेस्टोरेंट। ठीक है, सोर्स है इंडिपेंडेंट। सो द पॉइंट इज दिस कि इसमें देखा जाए तो महंगा सबसे पहला जो देश हम देख रहे हैं वो है स्विट्जरलैंड, जहां पे 126.03 नंबर। आप अगर ये मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये डॉलर्स में होगा, कुछ परसेंटेज में होगा। तो आप ये देखिए कि हमारा नंबर 119वें नंबर पे है, और नेपाल जो है वो 118वें नंबर पे, 118.59। इंडेक्स यूजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी एज अ बेस 100। फॉर एग्जांपल, लाइफ इन इंडिया कॉस्ट 26.27% ऑफ व्हाट इट डज इन न्यूयॉर्क, परसेंटेज है। ठीक है,
Okay. Switzerland is the dearest and India is the cheapest. In the consumer price index map created by Numbeo based on the price of the groceries, transportation, restaurant and utility. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज के मामले में स्विट्जरलैंड महंगा है और इंडिया सस्ता है, पर फिर भी अगर रियल टाइम में देखें तो वाकई हमारे देश में क्या महंगाई नहीं हो रही, महंगाई हो रही है, लेकिन फिर भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के नंबर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि हम कई देशों से पीछे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश में भी इन्फ्लेशन आता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग का झंझट हमारे यहाँ भी है। नाउ इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे जब मैं गई तो मैं देखा ये आर्टिकल है 19 अगस्त 2022 का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे आप भी रेफर कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हैज पुश्ड 71 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी, हियर्स व्हाट नीड्स टू हैपन। तो 71 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी की लाइन पे धकेले जा रहे हैं इस क्राइसिस की वजह से। क्राइसिस क्या है ये? द क्राइसिस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, हम सब समझ इतना नंबर है, लेकिन इन्फ्लेशन इज क्लाइंबिंग, जो महंगाई है वो बढ़ रही है। और क्यों हो रहा है? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक वुड प्रेशर ऑन सप्लाईज ऑफ फूड, एनर्जी एंड अदर एसेंशियल्स। मेन कारण तो फिलहाल के लिए अभी चल रहा है, ये पैंडेमिक आ ही चुका है, उसके बाद ये हो गया। Now the UN says government and banks must urgently take action. Debt relief handouts and subsidies are seen as the best means of addressing the immediate impact on the world's poorest. ठीक है, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाउ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन अफेक्टेड। उन्होंने कहा यूएनडीपी की रिपोर्ट के हिसाब से नेचुरल गैस प्राइस हैड राइजन ऑलमोस्ट 170% बाय एंड ऑफ मे, ये तभी की रिपोर्ट है। प्राइस ऑफ वीट क्लाइम बाय 64% और जो ऑयल ऑफ कुकिंग है 42%। मतलब हर चीज महंगी होती जा रही है। तो वो लोग जो जहाँ पे ऑलरेडी गरीबी है उन देशों में इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, ये इस बात का एग्जाम्पल है। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि उन्होंने दिखाया कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ब्रेंड, हीटिंग ऑयल, गैसोलीन, व्हीट, सनफ्लावर सीड ऑयल, कॉर्न, यूरिया, एमओपी फर्टिलाइजर्स, डीएपी, ये सारे कितने महंगे हो। मतलब बिफोर वॉर देखिए नंबर्स, डार्क ग्रीन में जो बिफोर वॉर है और पोस्ट इन्वेजन कितने नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की डेफिनेशन क्या ली थी हमने? कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड इंडिविजुअल नीड्स टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीजें, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तेल ही महंगा हो जाएगा, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सारा काम ट्रांसपोर्टेशन से ही तो होता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा, गेहूं, चावल, अनाज सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो उस चीज को ये हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं। और इसका जो मेन का दो कारण है, तो एक तो कोविड रहा जो भी अभी खत्म हुआ, उसके बाद का इफेक्ट हम झेल रहे हैं, और साथ ही साथ ये रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी हम लोग को दिक्कतें, या बहुत सारे देशों को दिक्कतें आ रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। फिस्कल डेफिसिट टचेस 59.8% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 टारगेट। सो ये कह रहे हैं कि जो नंबर्स अभी आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है फाइनेंशियल 23 का टारगेट वो हिट हुआ है फॉर 59.8%। ठीक है, जो हमारी सरकार है वो टारगेट लेके चलती है, उसी हिसाब से हमारी पॉलिसीज भी क्रिएट होती हैं। नाउ अब समझने वाली बात है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। मतलब जब हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा ज्यादा है, प्लस में है, और रिसीट माइनस में है। जब ये रिसीट हमारा कम होगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट की सिचुएशन बनेगी। पर अगर हमारा एक्सपेंडिचर कम है और रिसीट ज्यादा है तो हमारा सरप्लस का सिचुएशन बनेगा, याद रखिएगा। तो फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है कभी कभी प्री में कि क्या होता है, उसके हवाले से नेक्स्ट टर्म बनता है व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन, जो हमने पहले देखा था कि न्यूज में बोला भी गया है, सर्वे में बोला गया है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि इम्प्रूव टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन एंड बेटर अलाइंड एक्सपेंडिचर आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। ध्यान रखिएगा कि हम रेवेन्यूज पे कट करें, अपनी सब्सिडीज पे कट करें, और अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनमें कट करें। जो एक्स्ट्रा खर्चे का मतलब जो पॉलिसीज के हवाले से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो खर्चे नहीं कि डेली जो खर्चे रेगुलर ऑफिस में हो रहे हैं, वो चीज नहीं। इम्प्रूव टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन, टैक्स को इम्प्रूव करना, उसको अच्छे से रियलाइज करना, और कलेक्शन करना, एंड बेटर अलाइंड एक्सपेंडिचर। बेटर अलाइंड का मतलब स्ट्रीमलाइन करना, आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन एज अ फिस्कल डेफिसिट रीचेस एट द मैनेजेबल लेवल। और इससे क्या होगा, जो फिजिकल फिस्कल डेफिसिट है वो मैनेजेबल लेवल पे पहुंच जाएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट्स फिस्कल हेल्थ इज गेटिंग इंप्रूव्ड एंड इज इंडिकेटेड बाय द रिड्यूस्ड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, जब हम अपनी समेकन को ठीक कर लेंगे, हम सही से टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे और एक्सपेंडिचर को स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो डेफिसिट अपने आप कवर अप हो जाएगा। नाउ इट इज अ डिडक्शन इन द अंडरलाइंग फिस्कल डेफिसिट, बट इट इज नॉट एम्ड एट एलिमिनेटिंग फिस्कल डेट। और ये जो डेफिसिट को अंडरलाइन करने वाली बात है, अंडरलाइन का मतलब उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। इसका एम ये नहीं है कि फिस्कल डेट को कम करना, इसका मतलब कतई नहीं है।
नाउ नेक्स्ट न्यूज है ईवी सेल्स टू टच 1 करोड़ यूनिट्स बाय 2030। सर्वे कहता है कि हमारे ईवी सेल्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सेल 2030 तक 1 करोड़ हो जाएगी। और ये क्यों कर रहे हैं, इस पे जोर क्यों दिया जा रहा है कि इंडिया की जो 5 गारंटीज हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमको अचीव करना है नेट जीरो बाय 2070, मतलब जीरो एमिशन बाय 2070, इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 मेगावाट बाय 2030। याद रखिएगा, पूछे जाते ही हैं, प्री पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टिल 2030। तो ये प्रोजेक्शंस आपको याद रखने हैं। इन सबको अचीव करने के लिए हमको ये ईवी वाला सेल जो है वो हेल्प करेगा। और इकोलॉजी वाले पार्ट में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैठता है आपके जीएस3 वाले पार्ट में, और एक कुछ पार्ट इसका जीएस1 में भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन पॉलिसीज को भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो डू सब्सक्राइब, गिव मी अ कमेंट बैक, गिव मी अ थम्स अप एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।